नेक्स्ट हम लोग का बायस है वाई यू विल सून बी प्लेइंग मेगा ट्रिलियंस. वाई यू विल सून बी प्लेइंग मेगा ट्रिलियंस. बहुत मेगा ट्रिलियन क्यों आप खेलोगे. नेग्लेक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी जानते हैं. प्रोबेबिलिटी कोई भी चीज होने के चांसेस. तो हम प्रोबेबिलिटी को नेग्लेक्ट कैसे करते हैं, वो बायस है ये. 2 games of chance. In the first, you can win $10 million, and in the second, you can win $10,000. Which do you play? कौन सा खेलेंगे आप, $10 million वाला कि $10,000 वाला? Obviously, $10 million वाला. If you win the first game, it changes your life completely. आप पहला खेलेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी. You can quit your job, tell your boss where to go, and live off the winning. आप अपने बॉस को बोल सकते हैं भैया बाय बाय, मैं अपनी जिंदगी जीने जा रहा हूं, तुम्हें जो करना है करो, भाड़ में जाओ. बॉस को लोग ऐसा नहीं बोल पाते. इफ यू हिट द जैकपॉट इन द सेकेंड गेम, और अगर सेकेंड गेम में पूरा जीत गए आप, यू कैन टेक अ नाइस वेकेशन इन द कैरिबियन. आप कहीं घूम फिर आ सकते हैं, बट यू विल बी बैक एट योर डेस्क क्विक इनफ टू सी योर पोस्ट कार्ड अराइव. डेस्क पर आएंगे, बस घूम फिर करके आ गए, फोटो खींच करके आ गए, बस. The probability of winning is 1 in 100 million in the first game. पहले वाले में चांस कितना है, 1 out of 100 million. 1 million कितना होता है, 10 लाख. $1 million नहीं, $1 million कितना होगा फिर, करीब 4.5 करोड़ इंटू 45 हो जाएगा इन द फर्स्ट गेम. तो फर्स्ट गेम अगर आप खेलते हैं तो उसमें चांसेस कम है जीतने के. And 1 in 10,000 in the second game. Second game में 1 in 10,000 है. So which do you choose now? अब कौन सा खेलेंगे आप. बोलता है you can win $100 million in the first game and second game में $10,000. बेसिकली वो लॉटरी का गेम है, जिसमें जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा लॉटरी बिकेगी. ज्यादा लॉटरी बिकेगी तो कम चांसेस होंगे. तो जिसमें कम चांसेस होंगे वो वाला गेम खेलेंगे कि जिसमें ज्यादा चांसेस होंगे. जिसमें कम चांसेस होंगे जीतने के. नहीं, इसमें नहीं, चांसेस कैसे ज्यादा होंगे आपके, इसमें कम लोग रहेंगे. अगर 10,000 में 10,000 लोग जुटे हुए हैं और 10 मिलियन में, मतलब 1 करोड़ वाले में 1 करोड़ लोग खेल रहे हैं, तो आपके चांसेस किसमें ज्यादा होंगे जीतने के, इसमें कम लोग रहेंगे. सेकंड, तब आप सेकंड वाला गेम खेलोगे क्योंकि उसमें जीतने के चांसेस ज्यादा हैं. ठीक है. बोलता है आवर इमोशंस ड्रॉ अस टू द फर्स्ट गेम. पहले वाले में हम क्यों गए, इमोशंस की वजह से, ज्यादा पैसा है उसमें. इवन दो द सेकंड इज 10 टाइम्स बेटर. हमको उस समय मालूम नहीं था कि सेकंड वाला 10 टाइम्स बेटर है. ऑब्जेक्टिवली कंसिडर्ड एक्सपेक्टेड विन टाइम्स प्रोबेबिलिटी. क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिवली देखें तो आपका विनिंग प्रोबेबिलिटी कितना है ये चेक करना चाहिए कोई भी गेम खेलने से पहले. Therefore, trend is towards even larger jackpot. लोग बड़े से बड़ा जैकपॉट खेलना चाहते हैं. मेगा मिलियन, मेगा बिलियन, मेगा ट्रिलियन, नो मैटर हाउ स्मॉल द ऑड्स आर. उनको इससे मतलब नहीं है कि हम उसमें चांसेस कम होते जा रहे हैं जीतने के, लेकिन बड़ा गेम खेलेंगे. इन क्लासिक एक्सपेरिमेंट, एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है 1972 में, पार्टिसिपेंट्स वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. पार्टिसिपेंट्स 2 ग्रुप में डिवाइड किए गए थे. The member of the first group were told that they would receive small electric shock. पहले वाले को बताया गया आपको छोटा सा इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा, झटका दिया जाएगा बिजली का. In the second group, the subject were told that the risk of this happening was only 50%. और दूसरे ग्रुप को बताया गया कि आपको हो सकता है दिया जाए शॉक, हो सकता है ना दिया जाए, 50-50 चांस है. और पहले वाले ग्रुप को तो शॉक मिलना ही मिलना है. The researchers measured physical anxiety, हार्ट रेट. उन्होंने क्या चेक किया, डर. और डर कैसे चेक किया, हार्ट रेट चेक किया, नर्वसनेस चेक किया, पसीना वगैरह, स्वेटिंग वगैरह चेक की. तो उन्होंने पसीने चेक किए, एंजाइटी चेक की. शॉर्टली बिफोर कमेंसिंग, चालू करने से पहले, अभी झटका दिया नहीं गया है. 2 ग्रुप में डिवाइड किया लोगों को. एक में कहा गया कि आपको बिजली का झटका दिया जाएगा, और एक में कहा गया कि शायद दिया जाए शायद ना दिया जाए, 50-50% चांस है. और चालू करने से पहले ही दोनों को जब चेक किया गया रिस्पॉन्स, हार्ट रेट, स्ट्रेस वगैरह,
द रिजल्ट वर वेल शॉकिंग, रिजल्ट शॉकिंग था. देर वॉज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस. दोनों उतने ही डरे हुए थे. पार्टिसिपेंट्स इन बोथ ग्रुप्स वर इक्वली स्ट्रेस्ड. दोनों में उतने ही स्ट्रेस थे. नेक्स्ट, इसके बाद क्या किया? रिसर्चर्स अनाउंस्ड अ सीरीज ऑफ रिडक्शन इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ शॉक फॉर द सेकेंड ग्रुप. जो सेकेंड वाला ग्रुप था, जिनको 50-50% चांस था, उसका रिड्यूस कर दिया चांसेस. उन्होंने कहा 50% नहीं चांस है, अब 20% चांस है कि आपको शॉक लगेगा. फिर 10%, फिर 5%. रिजल्ट स्टिल नो डिफरेंस. कोई फर्क नहीं पड़ा. लोग उतने ही डरे रहे. क्योंकि अब मैं आपको कह दूं, अब बेटा यहां आओगे ना, आज होमवर्क करके नहीं आए हो क्लास में, आज हो सकता है सर आपको की खूब बेइज्जती करें. आज चांसेस कम है बेइज्जती करने के, लेकिन कर सकते हैं. आज बहुत चांसेस कम है, लेकिन फिर भी कर सकते हैं. उतना ही डरेंगे आप. However, when they declared they would increase the strength of expected current, both groups anxiety level rose. लेकिन जब ये बताया कि चांसेस बढ़ रहे हैं, तो दोनों का एंजाइटी बढ़ गया. By the same degree, उतना ही बढ़ा. This illustrates that we respond to expected magnitude of event. इससे मालूम पड़ रहा है कि हमारा रिस्पॉन्स किस चीज से होता है? एक्सपेक्टेड मैग्नीट्यूड. जो एक्चुअल रिजल्ट होता है उससे नहीं, एक्सपेक्टेड मैग्नीट्यूड से. कितना बड़ा. द साइज ऑफ द जैकपॉट और द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अगर बड़ा जैकपॉट है तब उसमें हम ज्यादा चांसेस देंगे खेलने के लिए. छोटा जैकपॉट है तो हमारा मन नहीं करेगा खेलने के लिए. ऐसे ही अगर बड़े झटके मिलने वाले बिजली के तो हम ज्यादा डरेंगे. बट not to this likelihood. In other words, we lack an intuitive grasp of probability. इसका मतलब यह है कि हमारे सिस्टम 1 को इंट्यूटिव ग्रास्प नहीं है. इंट्यूटिव ग्रास्प मतलब चीजें होंगी या नहीं होंगी, उसके चांसेस कितने हैं, यह हमारा दिमाग गेस नहीं कर सकता. इस एग्जाम देने के बाद अगर बच्चों से पूछिए कैसा गया, ठीक गया, अच्छा गया. अच्छा गया बोल तो देता है, लेकिन उसको पक्का नहीं है कि अच्छा गया कि नहीं गया. और बहुत बार खराब जाता है, फिर भी उसको अच्छे नंबर आ जाते हैं. उसको इसलिए कंफ्यूज रहता है कि बेचारा, दिस मीन्स बेसिकली ही डजंट नो इंट्यूटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस ऑफ अ थिंग. द प्रॉपर टर्म फॉर दिस इज नेग्लेक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी. इस चीज को जहां पर आप जज नहीं कर पाते किसी भी घटना को कितने होने के चांसेस हैं, इसको बोलते हैं नेग्लेक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी. आपका दिमाग प्रोबेबिलिटी को नेग्लेक्ट करता है. एंड इट लीड्स टू एरर्स इन डिसीजन मेकिंग. और इसी की वजह से ढेर सारे एरर्स होते हैं डिसीजन बनाने में. वी इन्वेस्ट इन स्टार्टअप्स बिकॉज द पोटेंशियल प्रॉफिट मेक्स डॉलर्स साइंस फ्लैश बिफोर आवर आईज, बट वी फॉरगेट or are too lazy to investigate the slim chance of new business actually achieving such growth. मैं छोटी सी एग्जांपल यहां पर रुक को बताता हूं, आज ही मुझे मिली है. अभी कुछ महीने पहले मैंने एक बहुत अच्छी किताब पढ़ी थी. छोटी सी किताब थी, ये साइज की, मतलब हार्डली आप पूरे हाथ में पकड़ सकते हैं. और इसकी तो कीमत है 300 रुपए. उस किताब की कीमत थी 700 रुपए. जब वो किताब हमारे घर में आई थी तो रिम्पी ने कहा था कि इतनी महंगी किताब लाए हो तुम, छोटी सी किताब 700 रुपए. खैर, लेकिन उसकी जो पहले मैंने बुक पढ़ी थी उसी राइटर की, उससे मैं बहुत इंप्रेस हुआ था, तो मैंने ये भी खरीद ली थी. तो उसमें मुझे एक लेसन सिखाया उन्होंने बताया कि एक कंपनी थी, उसको बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ था. किस चीज में? एक कोई नई टेक्नोलॉजी का गैजेट बनाने में. उनको लगा कि ये टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा गैजेट बनाए, बहुत बड़ा फेमस होगी, और इस टेक्नोलॉजी से जो चीजें बनने वाली हैं उससे बहुत पैसे आएंगे, तो उन्होंने बहुत पैसे लगा दिए थे. और उसी टेक्नोलॉजी को दूसरी कंपनी ने बहुत स्मॉल स्केल पर चालू किया था, और धीमे धीमे उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कराया था पब्लिक के यूटिलिटी के हिसाब से. वो टेक्नोलॉजी क्या थी? मोबाइल फोन. जो पहली कंपनी थी उन्होंने लगाया था कॉर्डलेस मोबाइल फोन पर. जो आपका मोबाइल फोन अभी आता है ना, उसके पहले जो कॉर्डलेस फोन आते थे वो सैटेलाइट से चलते थे डायरेक्टली, और उसमें इतने बड़े बड़े होते थे, ब्रिक के साइज के होते थे. तो मुझे नाम नहीं याद है कंपनी का, बट इस कंपनी ने पता नहीं कितने $100 मिलियन लगा दिए, और उसी के जस्ट 2-3 साल बाद मोबाइल आ गया, और मोबाइल ने उसका क्रैश कर दिया मार्केट. तो आज एक सज्जन से मेरी बात हो रही थी, वो बेचारे किसी बड़ी कंपनी के बड़े एम्प्लॉई हैं, बेसिकली मैनेजर थे उस जगह के. तो मैंने देखा वो अपनी चेंबर में बैठे थे और मैं उनको देख रहा था, मैं घूर रहा था उनको.
सुबह मुझसे मिले तो चले गए, गुड मॉर्निंग नहीं किया, देखा नहीं। दोपहर को मिले तो भी देख नहीं रहे, तो मुझे थोड़ा सा ऑड लगा, बिकॉज यूजुअली वो नमस्ते करते हैं। मैंने कहा क्या हुआ सर, कोई बहुत गहरी सोच में है? तो बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं टारगेट के बारे में सोच रहा था। उनका कुछ टारगेट है कंपनी का। तो मैंने उनसे पूछा क्या टारगेट है आपका, मतलब इस कंपनी का जिसमें हम लोग काम करते हैं? बोलते हैं सर हम लोगों को 500 कस्टमर पर डे हमारा टारगेट है। मैंने पूछा कितना टारगेट अभी तक अचीव किया है हम लोगों ने मैक्सिमम? तो उन्होंने बताया कि 250 पर डे का मैक्सिमम अचीवमेंट है, और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब तक हो जाना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा इसमें आप कब डिसाइड करेंगे कि आप फेल हो गए? तो बोलते हैं मतलब, मैंने कहा किसी भी बिजनेस में आप कब डिसाइड करते हैं कि अब बहुत हो गया, अब निकलो इसमें से, घाटा ही है? तो उन्होंने बताया 3 साल। किसी भी वेंचर में अगर 3 साल में आप ब्रेक इवन नहीं कर रहे हैं, ब्रेक इवन समझते हैं? ब्रेक इवन मतलब उसमें इनकम कितना है और उसमें खर्च कितना है, अगर वो अपने आप को मैनेज कर पा रहा है, 1 लाख रुपए कमाई है, 1 लाख रुपए खर्च है, तो ब्रेक इवन है। आप हर महीने अपनी जेब से कुछ लगा नहीं रहे। 3 साल में अगर ब्रेक इवन नहीं आया, इसका मतलब वो बिजनेस में से निकल जाना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा इससे पहले कभी आपने कोई बिजनेस ऐसा किया है जिसमें कि 3 साल बाद आप लोगों को लगा हो कि अब हमको निकल जाना चाहिए? उन्होंने कहा हाँ, एक बिजनेस किया था हमने, दवाई बनाने का बिजनेस। फिर हमने उसको उसमें से निकल गए 3 साल बाद। फिर खुद ही बोले लेकिन एक गलती की हम लोगों ने। देखा क्या? बोलते हमको ना छोटे लेवल पर चालू करना चाहिए था, हमने बहुत बड़े लेवल पर चालू कर दिया था। और खट से मुझे याद आया उस बुक का वो एग्जाम्पल कि इफ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग इट हैज टू बी वेरी स्मॉल, एक्सपेरिमेंट एंड ग्रो। इस नॉलेज को मुझे लेने के लिए कितने रुपए खर्च किए मैंने? 700 रुपए, प्लस और भी चीजें उसमें थी। मैं 700 रुपए लेकिन मान रहा हूं खाली इसी चीज को सीखा मैंने। और इस कंपनी ने इस नॉलेज को लेने के लिए कितना रुपए खर्च किया? 70 लाख रुपीस। उन्होंने दवाई के बिजनेस से 70 लाख रुपीस लगाया था, 3 साल तक एक्सपेरिमेंट किया, नहीं चला तो बंद कर दिया। तो यही कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी के चांसेस अगर आप चेक नहीं कर पाते हैं किसी चीज की, तो आपको बड़े बड़े बिजनेस ब्लंडर्स करेंगे आप। बिजनेस ब्लंडर्स नहीं, लाइफ के ब्लंडर्स करते हैं। इस बंदी से शादी करूंगा तो कितने % चांसेस हैं कि मेरी जिंदगी खुशनुमा जाएगी? लड़ाई तो बहुत करती है, खर्चा भी बहुत कराती है, कोई बात नहीं देख लेंगे। देख लेंगे मतलब आप प्रोबेबिलिटी को काउंट नहीं कर रहे हैं। अब आपको मुझसे पूछना चाहिए सर आपने काउंट किया था शादी से पहले? सच बताऊं, किया था, और मेरी मैडम ने भी किया था। हम लोगों ने बैठ करके 1 महीने तक ये डिसाइड किया कि अगर मैं रिम्पी तुमसे शादी करता हूं तो मुझे क्या क्या फायदे होंगे। और उन्होंने भी ये फायदे, ढेर सारे फायदे उन्होंने गिनाए। मोहब्बत भी थी, मोहब्बत में फायदे भी दिखाई देते हैं, बट नॉर्मल लोग करते नहीं। अरे मोहब्बत करते हैं अपने आप में, ये बहुत बड़ा फायदा है, बट वी आर सपोज टू लुक एट द प्रोबेबिलिटीज। सिमिलरली इसी तरह से फॉलोइंग एक्सटेंसिव मीडिया कवरेज ऑफ प्लेन क्रैश, सॉरी उसके पहले होता क्या है, जब कोई इन्वेस्टमेंट वाली बात आ जाती है तो कंपनीज आपको बड़े बड़े फ्लैशी चीजें दिखाएंगे, इतना पैसा लगाओ तो इतना कमाओगे। तो आप प्रोबेबिलिटी नहीं चेक करते कि उसमें कितना प्रोबेबिलिटी है ग्रोथ का, और आप लगा देते हो। इसी तरह से एक्सटेंसिव मीडिया कवरेज ऑफ प्लेन क्रैश, जब प्लेन क्रैश होता है कोई और उसका खूब मीडिया कवरेज होगा, मीडिया कवरेज मतलब फेसबुक पे आ रहा है, ट्विटर पे आ रहा है, टीवी पे न्यूज आ रही है, एंड वी कैंसल फ्लाइट्स विदाउट रियली कंसिडरिंग द मिनिस्कल प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैशिंग। और उसको देखा तो हम अब भैया हम प्लेन में नहीं जाएंगे। क्यों? प्लेन क्रैश आए दिन हो रहे हैं। आए दिन नहीं हो रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेन क्रैश बहुत कम है। 1 in पता नहीं कितना 1 मिलियन ऐसा कुछ प्लेन क्रैश हमने पढ़ा था ना पिछले वाले में, वो जो हमारी बुक है रियल अपॉर्चुनिटीज में। हाँ, विच ऑफ कोर्स रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर ईच सच डिजास्टर। हर डिजास्टर होने के बाद भी प्रोबेबिलिटी तो उतनी ही होती है प्लेन क्रैश होने की। मेनी एमेच्योर इन्वेस्टर्स कंपेयर देयर इन्वेस्टमेंट सोली ऑन द बेसिस ऑफ यील्ड। बहुत से इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट केवल इस पर डिसाइड करते हैं कि कितना मिल रहा है उसमें से। फॉर देम गूगल शेयर्स with a return of 20% must be twice as good as property that returns 10%। उनके लिए अगर मेरी प्रॉपर्टी 10% रिटर्न दे रही है और गूगल 20% दे रहा है तो दोनों उतना ही है। दैट्स रॉन्ग, वो गलत है। इट वुड बी लॉट स्मार्टर टू ऑल्सो कंसिडर बोथ इन्वेस्टमेंट्स रिस्क्स।
दोनों के रिस्क भी तो कैलकुलेट करना चाहिए. But then again, we have no natural feel for this, so we often turn a blind eye to it. मैंने अभी कुछ दिन पहले हम लोग की डिस्कशन हो रही थी एक भाई साहब से, तो मैं बहस कर रहा था कि जमीन का बिजनेस उतना प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है. ऐसे कैसे? मैंने कहा सर मैंने किया है. मैंने एक 3 लाख रुपए की जमीन 6 साल पहले खरीदी थी और 2 साल बाद लोगों ने बताया कि अभी जमीन की कीमत डबल हो चुकी है. मैंने लोगों को बोलना शुरू किया भैया खरीद लो, बेच दो बेच दो. अभी तक वो जमीन बिक नहीं रही है. 5 साल हो चुके हैं. बस सुनने में आ रहा है बढ़ रही है बढ़ रही है. तो इसके रिस्क भी तो देखो. 3 लाख रुपए आपके फंसे हैं. दिस इज अ रिस्क. यू कैन नॉट टेक आउट दैट मनी इफ यू नीड इट इंस्टेंटली. आज के आज अगर मुझे मेरा कोई घर में जरूरत है, किसी को एक्सीडेंट हो गया, ऑपरेशन के लिए दवाई के लिए पैसे चाहिए, तो मैं कहां से निकालूंगा? तब मुझे घाटे में बेचनी पड़ेगी जमीन अगर तुरंत बेचना पड़े. तो यू हैव टू कैलकुलेट नॉट ओनली द अपसाइड कि कितना % प्रॉफिट है किसी वेंचर में, आपको डाउन साइड भी देखना पड़ेगा रिस्क कितना है. इसी में मुझे एक और बहुत बड़ी जानकारी बुक से मिली 600 रुपए की, जो एक बंदे को अभी तक नहीं मिली है. बताया था मैंने आपको नहीं? ऑयल वाली बात. पिछले सदी में लोगों ने, पिछले सदी मतलब पिछले 20 साल पहले लोगों ने खूब होल हवा मचाया कि पुराने जमाने में हम लोग किससे चलते थे, एनर्जी कहां से बनती थी? कोयले से. अब उसको रिप्लेस कौन कर रहा है? ऑयल. गाड़ियों में ऑयल चलता है और हाइड्रोकार्बन चलते हैं बड़ी बड़ी. गवर्नमेंट्स कह रही हैं इसको रिप्लेस करने वाली कौन सी टेक्नोलॉजी है बिजली की? थर्मल तो कोल है. थर्मल मतलब हीट. बॉम्बे में है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. कहते हैं एटॉमिक बॉम्ब जिसे बनते हैं उसी एटॉमिक एनर्जी को लेकर के हम बिजली बनाएंगे. और इसके जो पावर प्लांट बनते हैं वो 100-200 करोड़ के नहीं बनते, 50-50 हजार करोड़ के बनते हैं. लेकिन जब फुकुशिमा में इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसमें 20,000 लोग एक दिन में मर गए, ये डाउन साइड है. और जो नुकसान हुआ एक दिन के अंदर में $20,000 का नुकसान हुआ. ये नुकसान आपका विंड मिल से नहीं होता. विंड मिल टूटेगा तो भी आपके 20,000 लोग नहीं मरते. सोलर पैनल से भी नहीं होता इतना बड़ा एक्सीडेंट. वहीं पर अगर आप टिहरी डैम, नाम का नाम सुना है आपने? टिहरी डैम यहां पर उत्तरांचल में है. कहते हैं अगर टिहरी डैम टूट जाएगा तो 6 घंटे के अंदर अंदर दिल्ली में बाढ़ आ जाएगी. और दोनों का डिस्टेंस करीब 600-700 किलोमीटर है. तो बीच में कितने लोग मरेंगे बाढ़ में, कोई उसकी गिनती नहीं है. तो ये रिस्क है जो हमको कैलकुलेट करना चाहिए, बट हम नहीं करते. क्यों? बिकॉज हमारी अवेलेबिलिटी बायस में प्रोबेबिलिटी के चांसेस हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते. दैट्स रॉन्ग. बट देन अगेन वी हैव नो नेचुरल फील. हमारे दिमाग में नेचुरल फीलिंग नहीं आती प्रोबेबिलिटी की. सो वी ऑफन टर्न ब्लाइंड टू इट. जब जो चीज हमको दिमाग में नहीं आ रहा है हमारे लिए है ही नहीं. बैक टू द एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक शॉक. इलेक्ट्रिक शॉक का एक्सपेरिमेंट फिर से देखते हैं हम. इन ग्रुप बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जोल्ट वाज फर्दर रिड्यूस्ड. ग्रुप बी जो दूसरा ग्रुप था जिसमें कम चांसेस थे, उसको 5% से 4%, फिर 3% और कम करते गए. ओनली व्हेन द प्रोबेबिलिटी रीच्ड 0 डिड ग्रुप बी रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू ग्रुप ए. जब उनको बोल दिया बिल्कुल नहीं लगेगा आपको शॉक, तभी उनका रिस्पॉन्स ग्रुप ए से बदला. To us, 0% risk seems infinitely better than a highly improbable 1% risk. एक आम आदमी को 0 risk is much better than 1% risk. इससे क्या नुकसान है अभी समझते हैं. To test this, इसको टेस्ट करने के लिए let's examine 2 methods of treating drinking water. ड्रिंकिंग वाटर के 2 मेथड ट्रीट करने के. सपोज a river has 2 equally large tributaries. एक नदी है उसकी 2 ट्रिब्यूटरीज हैं. ट्रिब्यूटरीज मतलब हां, एक नदी को 2 नदियां मिलकर के आ रही हैं. वन ट्रीटेड यूजिंग मेथड ए विच reduces the risk of dying for contaminated water for 5 to 2%. ए नदी में हम सफाई करते हैं तो उससे मरने के चांस है 5 से 2%. The other treated using method B which reduces the risk from 1% to 0%. और दूसरे का रिस्क कितना है मरने का 1 to 0. That is threat is completely eliminated. दूसरे में बिल्कुल 0 है.
सम, सो मेथड ए और बी कौन सा चूज करेंगे आप बताइए? बी वाला कि ए वाला? 5% वाला कि 0% वाला? 0 वाला ऑब्वियसली. That is, the threat is completely eliminated. If you think like most people, you will opt for method B. अगर आप आम आदमी हैं तो मेथड बी अप्लाई करेंगे. मेथड ए is 3 times as good. मेथड ए ज्यादा अच्छा है. This fallacy is called zero risk bias. इस fallacy को जो आपको हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? Zero risk bias. A classic example of this. अभी भी आप कन्विंस नहीं होंगे मन में, आपको लगता होगा सर बोल तो रहे हैं लेकिन हम तो भैया जीरो रिस्क लेंगे. बट आप अगर उतना भी लें तो भी वो इक्वली बराबर है, बल्कि 3 टाइम्स बेटर है वो. भाई दिस इज प्रोबेबिलिटी विच हमारे दिमाग में कभी नहीं आता. अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस इज द यूएस फूड एक्ट 1958. एक फूड एक्ट बना था यूएस में विच प्रोहिबिट्स फूड दैट कंटेन्स कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस. उसके हिसाब से जो फूड कैंसर कॉज करेगा उसको बंद कर दिया गया. Instituted to achieve zero risk of cancer, this ban sounds good at first, but it ended up leading to a use of more dangerous but non-carcinogenic food activities. उन्होंने क्या कर दिया? कैंसर वाले तो बंद कर दिए, लेकिन ऐसे बहुत सी फूड आइटम हैं जो कैंसर तो नहीं प्रोड्यूस करते लेकिन उससे और बीमारियां बढ़ती हैं, तो वो डालना पड़ा. It is also absurd. ये बड़ा बेवकूफी भरा है. For example, Paracelsus illustrated in 16th century, poisoning is always question of dosage. एक कोई चीज है Paracelsus, उससे फूड पॉइजनिंग के चांसेस खाली जरा सा डोज बढ़ा दीजिए तो बढ़ जाएगा, लेकिन वो अलाउड है. क्यों? क्योंकि कैंसर नहीं प्रोड्यूस करता वो. Furthermore, this law can never be enforced properly since it is impossible to remove the last banned molecules from food. आप कैसे बंद कर देंगे? Each farm would have to function like hyper-sterile computer chip factory and the cost of food would increase 100 folds. इसका मतलब यह है कि आपको जितने भी किसान हैं उनके जो खेत हैं उसमें एयर कंडीशनड स्टेरलाइज्ड रूम बनाने पड़ेंगे. 50 एकड़ के एयर कंडीशनाइज्ड, ये बोल रहा है जैसे माइक्रोचिप बनते हैं आपके, उसमें किसानों को क्या कपड़ा पहनना पड़ेगा? स्टेरलाइज्ड गाउन्स. उनको हर बार नहाना पड़ेगा, उसके बाद स्टेरलाइज्ड साबुन से धोना पड़ेगा अपने हाथ पैर को. जैसे ओटी में सर्जन जाते हैं ऐसे वो सर्जरी करते हैं, ऐसे उनको किसानी करनी पड़ेगी. तो उसकी जो फूड बनाने का कॉस्ट कितना बढ़ जाएगा? 100 फोल्ड. One exception is when the consequences are colossal, such as a deadly, highly contagious virus escaping from biotech laboratory. Economically zero risk rarely makes sense. बोलता है economically zero risk rarely makes sense. पैसे रुपए के हिसाब से जीरो रिस्क बेवकूफी भरा चीज है. ये कहां काम करना चाहिए? वहां पर जहां पर बायो हैजार्ड है बहुत बड़ा, कि अगर वो वायरस निकल गया तो 1000 लोग मर जाएंगे. जैसे आपका स्मॉल पॉक्स तो खत्म करना पड़ा क्योंकि उससे एक साथ पब्लिक मर रही थी. ऐसे आपका हमने कौन सा खत्म किया? अभी इस जनरेशन में पोलियो खत्म कर रहे हैं. वी हैव नो इंट्यूटिव ग्रास्प ऑफ रिस्क. हमको रिस्क का कोई ग्रास्प नहीं है, समझ नहीं है. एंड दस डिस्टिंग्विश पोअरली बिटवीन डिफरेंट थ्रेट्स. इसलिए हम दो खतरे हमारे सामने आते हैं तो हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सा खतरा बड़ा है कौन सा छोटा. द मोर सीरियस द थ्रेट and the more emotional the topic, such as radioactivity, the less reassuring a reduction in the risk seems to us. कौन सी चीज कितनी खतरनाक है इससे मतलब नहीं होता हमको इससे मतलब है कि कौन सी खतरे कितने ज्यादा तरीके से हमको दिखाई गई है. कोई रेडियो एक्टिविटी है, आप जाते हैं एक्सरे कराने के लिए. एक्सरे में एक सीटी स्कैन जब आप कराते हैं तो उसमें आपको करीब 100 एक्सरे के बराबर रेडिएशन मिलती है, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ता वहां पर, तो आप कराते रहते हैं. एक्सरे भी कराते हैं, सीटी स्कैन भी कराते हैं पेशेंट्स. दो रिसर्चर्स ने एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो हैव शोन दैट पीपल आर इक्वली अफ्रेड ऑफ 99% चांस एज दे आर ऑफ 1% चांस ऑफ कंटामिनेशन ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स. एन इरैशनल रिस्पॉन्स बट अ कॉमन वन.
वह कॉमन है। इसमें बोलता है एक और चीज, टाइम मिले तो पढ़िएगा, अवेलेबिलिटी बायस। हमने बहुत पहले डिस्कस किया था। अवेलेबिलिटी बायस मतलब है कि आपके ब्रेन में कोई इंफॉर्मेशन कैसे पहुंच रही है, उसी पर आप डिसीजन लेते हैं। इस पर नहीं होता आपका डिसीजन कि वो इंफॉर्मेशन कितनी पुख्ता है। मैं छोटा सा एग्जांपल आज का बताता हूं। मैं आज क्लास 12th में गया और मैंने उनको पूछा आज का थर्ड पीरियड आपका काउंसलिंग का है। मैंने इतना बोला, तब तक से एक समझदार पढ़ी लिखी शरीफ लड़की ने बगल में एक फ्रेंड से ऐसा मुंह किया और बोला इसका मतलब क्या था? अरे यार फिर वही पकाऊ क्लास। उसके हाव भाव से मालूम पड़ गया। अभी उसने पूरी सेंटेंस नहीं सुनी, बट उसने इस क्लास का रिस्क कैलकुलेट कर लिया, बहुत ज्यादा है। अगर ये क्लास ना हो तो कौन सी क्लास होगी? लाइब्रेरी होगी, या हो सकता है कोई और टीचर आ जाए, या हो सकता है बैठ के अपना होमवर्क करती रहे। बट उनको रिस्क का कैलकुलेशन है ही नहीं। हो सकता है इस क्लास को अटेंड करके कोई बहुत बड़ी चीज उनको मालूम पड़ जाए। एक बच्चे ने लिखा है आज, सर थैंक यू सर, आपने जो बताया बहुत यूनिक चीज थी 3 स्टेप के बारे में। बट वो प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम करेंगे आप? उनके ब्रेन में अवेलेबिलिटी बायस नहीं है, क्योंकि उनका इंटरेक्शन मेरे साथ पिछले 6 महीनों में कितनी बार हुआ, उसमें मैंने क्या क्या पढ़ाया, वो नहीं है। लास्ट टाइम कितना हड़काए गए हैं मेरे द्वारा, या सर ने 200 रुपए मांगे थे, 200 रुपए मांगने वाले से मैं तो कभी कभी दोस्ती ना करूं, वो चीज दिमाग में अगर फिक्स्ड है तो हम लोग बात ही नहीं कर पाते। सेम होता है और टीचरों के साथ। किसी टीचर ने अगर आपको 10 बार हड़काया है तो आप उससे क्वेश्चन नहीं पूछ पाते। क्यों? बिकॉज उसकी जो बायस है आपके ब्रेन में, उसकी जो इमेज बनी है वो हड़काऊ वाली है। हो सकता है आप प्यार से जाके बात करें, सर ये नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है वो बता दे आपको, लेकिन आप अप्रोच ही नहीं करते क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी नहीं पता। आपको लगता है, हो सकता है जिस समय गुस्से में थे उस समय 90% प्रोबेबिलिटी थी गुस्सा होने की, अब 70% है, अब जाना चाहिए लेकिन आप जाएंगे नहीं। लेकिन जो बिजनेसमैन सक्सेसफुल होते हैं वो ये सब चीज देखते हैं। जैसे हमारे यहां हम देखते हैं, डॉक्टर्स हैं, पेशेंट नहीं भेज रहे हैं आपके पास हमारे सेंटर पे, तो हम लोग 2-3 महीने बाद फिर जाएंगे उनके पास, सर आप प्लीज भेज दीजिए, प्लीज भेज दीजिए। चांस इंप्रूव हो गए भाई। अब हो सकता है उस समय गुस्से में थे, अब नहीं। Businessmen or intelligent people, they always think about probabilities of any business. They think about upside and they think about downside, and they calculate them. They do scientific study of it. और उसको आप अपनी करिए, डायरी में लिखते रहिए। आप जो भी चीजें आपको स्टडी करनी है, जैसे आज आपने पढ़े, आप क्लास में पढ़े, तो आप खुद ही आइए क्लास में। ये सर की जो क्लास थी उसको तो मैं आज 10 में से 5 दूंगा, ये वाली क्लास को 10 में से 3 दूंगा। किसी को दिखाइए मत, वो खुद को दिखाइए। this way you will increase the your intuitive ability to judge things, and if you do it then you will be able to judge better, because कोई भी फैकल्टी जब आप यूज करते हैं तो बढ़ती जाती है, नहीं तो डिसयूज एट्रोफी हो जाता है। यूज नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएगा। जो कुएं में से पानी निकालेंगे तो कुआं सूख जाएगा। तो आज का टॉपिक क्या था? अवेलेबिलिटी बायस, या तो हाँ नेग्लेक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। जब जैसे हम दूसरे बच्चों को देखते हैं